नमस्कार, मैं हूँ आरिस खान। आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़ और आज हमारे साथ है झांसी जिलाध्यक्ष बीजेपी से मुकेश मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्ते। मुकेश जी, इस बार आने वाले चुनाव को लेके अपनी तैयारी के बारे में हमें बताइए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेकर लगातार जनता के बीच में रहने का काम हम लोगों ने किया, सरकार ने किया। गांव, गरीब, किसान, उसका विकास कैसे हो, अंतिम पंक्ति में खड़ा रहने वाला जो व्यक्ति है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसका विकास कैसे हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार हमेशा ही तत्पर रही है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी पूरी है। हम लोगों को केवल जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक तैयार खड़ी है। हम लोगों के यहाँ जा रहे हैं। हम लोगों ने जो बूथ लेवल पर अपनी तैयारी है, उसके लिए भी हम लोग अपनी अपनी बूथ कमेटियाँ हमारी जो हैं, हम लोगों ने मत प्राप्त करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट में पन्नों की जिम्मेवारी दी है। हमने पन्ना प्रमुख तक तैयार कर लिए हैं। एक पन्ने में 60 वोटर हैं, तो एक कार्यकर्ता को 60 वोटर की जिम्मेवारी कि वो उनसे संपर्क करके उनसे और उनको के वोट मतदान केंद्र तक ले जाकर उनके वोट डलवाएगा। ऐसे हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से हम लोग अपनी झांसी की सारी सीटें जीतने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से पुनः सरकार बनने वाली है। मुकेश जी, आपका आर्टिचन काफ़ी मजबूत लगता है और इस बार तो चुनाव डिजिटल होने वाले हैं, तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। डिजिटल के लिए भी हम लोगों ने जब 2019 में कोरोना महामारी आई, तब संगठन के काम को हम लोग कैसे गति प्रदान कर पाएँ। सारे राजनीतिक दल घरों पर बैठे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था जो कि समाज में रहने वाला जो गरीब तबका है, उसको कैसे हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उसकी ज़रूरत की सामग्री कैसे उपलब्ध कराएं, भोजन कैसे उपलब्ध कराएं। उसके लिए तब हम लोगों ने वर्चुअली अपना पूरा सिस्टम तैयार किया था, जिससे कि वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के द्वारा सारे ज़िलों में और ज़िलों के द्वारा मंडल और बूथ स्तर तक हम लोग कैसे अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर पाएँ, संवाद करके उनको कैसे बता पाएँ कि हम लोगों को समाज के बीच में कैसे काम करना है। तब हम लोगों ने 2 साल पहले ये अपना स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसको हम लगातार मजबूत करते गए। आज हम लोग वर्चुअली माध्यम से इतने मजबूत हैं कि हम लोग चाहें तो ज़िले में 50,000 लोगों को एक साथ जोड़कर और रैली कर सकते हैं। छोटी छोटी सभाएं हों चाहे बड़ी सभाएं हैं, वो कर सकते हैं। तो वर्चुअली माध्यम से हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। अगर उसकी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग चुनावी तैयारी में लगेंगे। वर्चुअली माध्यम से हमारी पूरी तरह से तैयारी है। कहीं ना कहीं देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए धार्मिक समीकरण की राजनीति जो बोलते हैं लोग, अगर हम किसी बात को एक बार बोलें, दो बार बोलें तो वो इतना सुनाई में नहीं आता, लेकिन अगर किसी चीज़ को बार बार बोला तो जनता भी संदेह करती है। तो इस बारे में कुछ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने का काम नहीं किया है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, आपने कहीं देखा नहीं होगा कि धर्म के आधार पर किसी को कोई सुविधा का लाभ मिला हो। अगर गरीब है, वंचित है, ज़रूरतमंद है, उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अगर प्रधानमंत्री आवास मिला तो वो केवल हिंदू को मिला या सिख को मिला। सारे धर्मों को मिला, सारी जातियों को मिला। कहीं किसी जाति और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव करने का काम नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को लेकर हम लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से सबका विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये और एक चीज़ और है जो चुनावी आने वाले चुनाव में जो देखा जा रहा है, बीजेपी से काफ़ी नेता दल बदल की जो आजकल राजनीति चल रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या बड़े कारण रहे हैं जो नेताओं ने दल बदले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी नहीं गए हैं ना जाते हैं। ये तो क्या होता है कि चुनाव के समय ये भगदड़ का माहौल होता ही है हर राजनीतिक दल से, और फिर लोगों को लगता है कि हम
अब यहाँ ज़्यादा हमने यहाँ लाभ ले लिया। जो भारतीय जनता पार्टी से गए हैं वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के ना तो कार्यकर्ता थे ना नेता थे। पिछले चुनाव में वो आए थे, इस चुनाव में उनको लगा कि शायद उनकी जो भी मंशा रही हो 5 साल में पूरी नहीं हो पाई होगी, इसको लेकर वो चले गए। और बकाया आने की बात रही तो जिस प्रकार लोग गए हैं उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में भी लोग आए हैं। लोग अपने परिवार नहीं बचा पाए। आपने देखा होगा अपर्णा यादव, मुलायम सिंह जी की बहू हैं दूसरी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जितने हमारे यहाँ से लोग गए वो भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से कार्यकर्ता या नेता नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो आए हैं वो मूल रूप से उनके परिवार के लोग थे, उनके रिश्तेदार थे। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसी कड़ी में मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि बिहारी लाल जी जो 2017 में जिनको टिकट मिला मऊ रानीपुर से, और इस बार 2022 में रश्मि आर्या जी जिनको टिकट मिला, आपको कहीं ना कहीं यही लगता जो कार्यकर्ता 25-30 साल से या नेता जो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको मिलना चाहिए था टिकट? नहीं, टिकट अभी मिला कहाँ है। टिकट तो चूंकि वहाँ रुका हुआ इसलिए है चूंकि अपना दल से जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है तो वो गठबंधन में वो सीट चूंकि अपना दल के लोग मांग रहे हैं, अपना ये पार्टी तय करेगी। अगर गठबंधन में वो सीट जाती है तो अपना दल तय करेगा कि उसको किसे लड़ाना है, और अगर अपना दल के गठबंधन में सीट नहीं जाती है तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उन्हें किसको लड़ाना है, तो लड़ाएंगे। अभी हमने खबर सुनी कि बच्चों ने जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे उन्हें प्रदर्शन किया जिसमें प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया। तो आपको क्या लगता है जो बच्चे सही हैं इस स्थिति में या प्रशासन? देखिए, प्रशासन का अपना काम है। अगर प्रशासन को कहीं लगता है कि उपद्रव हो रहा है, कोई प्रदर्शनकारी ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं कि जिससे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान हो सकता है, समाज के लोगों को नुकसान हो सकता है, तो प्रशासन निश्चित रूप से उनको रोकने के लिए अपने उपाय करता है। उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन ने किया होगा, लेकिन उसकी जांच हो रही है। अगर प्रशासन के लोग, कोई पुलिस के लोग उसमें गलत पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है। अगर समाज में प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अगर कानून व्यवस्था बनाने के लिए कहीं कहीं कड़ाई से पालन भी करना पड़ता है, तो अगर लगेगा कि प्रशासन उसमें गलत था तो उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो इस बार हमें बताइए कि क्या चीज़ें रह गई थी या क्या चीज़ें आने वाले समय में आप सरकार के तौर पे आप करना चाहेंगे पूरी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में जाती है तो चुनाव को लेकर अपना जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी तैयार करती है वो पब्लिक के बीच में जाकर पब्लिक से सलाह लेकर, उनके सुझाव लेकर और अपने घोषणा पत्र तैयार करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 1 महीने तक एक सुझाव पेटिका ले जाकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग प्रत्येक वार्ड में गए, हम लोग मोहल्लों में गए, गांव में गए। वो सुझाव पेटिका में हमने एक पत्रक दिया था लोगों को कि आप अपने सुझाव उसमें भरकर और उस पेटी में डाल सकते हैं। तो वो पेटी में सुझाव लोगों ने डाले हैं। उसमें हम लोगों की यही सोच थी, संगठन की ये सोच थी कि जनता को क्या लगता है कि क्या चीज़ें अधूरी रह गईं जो और होना चाहिए आने वाले समय में। तो उनको लेकर अभी वो सारे कलेक्ट करके हम लोगों ने यहाँ से वो पूरे प्रदेश में, लखनऊ में वो पत्रक रखे हैं, सुझाव पत्रक जो हैं। उन सुझावों को हमारी वहाँ जो प्रदेश में टीम है वो उनको पढ़ रही है। उसमें हम लोगों को लगेगा कि ये वास्तव में जनता के लिए आने वाले समय में अच्छे सुझाव हैं। उनको लेकर हम लोग अपना घोषणा पत्र तैयार करने वाले हैं। और हम लोग जब भी काम करते हैं, अन्य राजनीतिक दल हैं उन्हें मतलब नहीं है, उन्होंने तो अपना घोषणा पत्र तैयार किया, उसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम लोग जनता से पूछकर और जो जनता की मंशा होती है उस जनता की मंशा को लेकर ही अपना घोषणा पत्र बनाते हैं। और जब हमारी सरकार बनती है तो उन्हीं घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग काम करने का काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द आज़ाद आवाज़।